Dear students, in this video, I'll be covering two major topics, the tampering of IMEI and the interception of videos, calls. अब इसमें जो सेक्शन 18 है वो एक्सप्लेन करता है IMEI टेम्परिंग को और इंटरसेप्शन को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि IMEI होता क्या है और उसकी टेम्परिंग से क्या मतलब है। तो IMEI ऐसे कोड्स को बोला जाता है जो किसी डिवाइसेस के साथ अटैच होते हैं उसकी रिकॉग्निशन के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपकी शनाख्त के लिए आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है या आपका बे फॉर्म नंबर है। तो इसी तरह जब डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्ट करती हैं तो उनको एक कोड असाइन किया जाता है जिन्हें IP एड्रेस बोला जाता है उनका। और इसी तरह जो डिवाइसेस बेशक वो इंटरनेट पे कनेक्टेड नहीं होती हैं तो हर डिवाइस का अपना एक कोड होता है जिसको हम IMEI कोड कहते हैं कि जो उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज करता है कि वो क्या डिवाइस है, कहाँ पे वो बिल्ट हुई और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस ऐसे कोड को हम IMEI नंबर बोलते हैं। तो इस ऐसे नंबर को अगर आप मॉडिफाई कर दें, उसको अगर आप ऑल्टर कर दें इस पर्पस के लिए कि वो डिवाइस ना पहचानी जा सके, जो डिफरेंट क्रिमिनल्स हैं वो इन्हीं दो मकसद के लिए इस चीज़ को करते हैं कि या तो वो उस स्टोलन डिवाइस को हाइड कर लें या वो किसी भी किस्म की डिटेक्शन से अवॉइड करें। किसी भी किस्म की जो पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस डिवाइस को डिटेक्ट करने की कोशिश है उससे वो बचना चाहें तो वो उन डिवाइसेस के जो एड्रेसेस हैं या उन डिवाइसेस की जो डिटेक्शन के लिए जो भी कोड्स इस्तेमाल होते हैं वो उन तमाम कोड्स को ही चेंज कर देना चाहते हैं ताकि वो डिवाइसेस डिटेक्ट ही ना हो सकें और फिर उनको वो रीसेल भी उस चीज़ के लिए कर देते हैं। ऐसी डिवाइसेस को जो इलीगल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हुई हों उनको बिल्कुल रीफर्बिश कर देना, न्यू एक कंडीशन के अंदर उनको लेकर आना ताकि वो सेल कर दी जा सकें। तो इस चीज़ को हम IMEI जो चेंजिंग है इसको भी ऑफेंस के अंदर डील करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 सेक्शन 18 के अंडर। अब सेक्शन 18 इसके अंदर एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई IMEI को चेंज कर देता है या उसको रीप्रोग्राम करता है, ऑल्टर करता है, एग्जिस्टिंग जो कंटेंट मौजूद है वहाँ पे IMEI कोड लिखा हुआ है उसको चेंज कर देता है या उसको नए सिरे से रीप्रोग्राम करता है प्रीवियस वन को डिलीट करके, यानी चाहे ऑल्टर किया जाए चाहे डिलीट करने के बाद न्यू उसको प्रोग्राम किया जाए, ये दोनों चेंजिंग के अंदर ही आ जाते हैं जो IMEI कोड की चेंजिंग है और इस लॉ के अंदर उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अब ये जितने भी ऑफेंसेस इस तरह से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं वो इसी पर्पज़ के लिए किए जा रहे हैं कि कोई भी मोबाइल फ़ोन है या वो कोई भी वायरलेस हैंडी डिवाइस है या वो कोई इवन आपका टैबलेट्स हैं, ऐसी कोई भी डिवाइस जिनके भी कोड्स को चेंज कर दिया जाए सिर्फ इस मकसद के लिए कि उनकी जो पहचान है वो ना की जा सके। जब उसको कन्फिस्केट कर लें, जब उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं अगर उस डिवाइस को वो ले भी लें तो वो उसको इस चीज़ को ना पहचान पाएंगे ये वही डिवाइस है जिससे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। तो इस ऑफेंस का जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो कंप्लीशन का ये है कि ऑफेंस कब कंप्लीट हो जाता है, जब उस प्रोडक्ट को जो न्यूली तैयार कर ली गई है उसको या तो इस्तेमाल में लेके आया जा रहा है या उसको बेच दिया गया है किसी ऐसे पर्पज़ के लिए जिसको फर्दर उस पर्सन ने किसी और इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना है या अपने किसी डेली लाइफ पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर उसको कोड को चेंज कर दिया गया है तो ये भी एक क्राइम अंडर दिस सेक्शन इसको ऑफेंस माना जाता है। और इस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की सज़ा और 1 मिलियन तक का फ़ाइन जो है वो कोर्ट उस पर्सन को साइन कर सकती है जो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज है, ऐसे मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा है, सेल कर रहा है या इवन IMEI को चेंज कर रहा है। तो उस पर्सन को 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट जो है वो कोर्ट असाइन कर सकती है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अनऑथराइज इंटरसेप्शन। अनऑथराइज इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि आप सीक्रेटली किसी ऐसी प्राइवेट टॉक को सुन रहे हो, आप किसी सिग्नल्स को हैक करके आप किसी कॉल को सुन रहे हो, किसी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो, किसी भी ऐसी कम्युनिकेशन को सुन रहे हो जिसको सुनने के लिए आप अनऑथराइज हो। वो किसी पर्सन की कोई प्राइवेट गुफ्तगू भी हो सकती है, वो कोई गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट एंड प्राइवेट जो कॉल्स हैं वो हो सकती हैं कि आप उनको इंटरसेप्ट करके सिग्नल्स को आप उस कॉल को सुनना चाह रहे हो, तो ये सब भी आपकी अनऑथराइज इंटरसेप्शन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर आप किसी भी सिग्नल को कैप्चर कर रहे हो, आप किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हो, तो ये सब जो आपका प्राइवेसी का राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हर पर्सन को प्रोवाइड किया है कि उसकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो प्राइवेट कम्युनिकेशन है और एनीथिंग विच ही फील्स कि वो उसके लिए प्राइवेट है, अगर आप उसमें इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो आप एक क्राइम कमिट कर रहे हैं और एक फंडामेंटल राइट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है आप उसके भी अगेंस्ट जा रहे हैं। अब ऐसा कोई भी जो
क्राइम कमिट हो रहा है उसको जो स्टेट लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी प्राइवेट कम्युनिकेशन है जो आम पब्लिक के लिए नहीं है और उसको किसी भी अनऑथराइज पर्सन को नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों को जो स्टेट लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है कि वो किसी भी किस्म के ऑडियोज़ की सूरत में बात हो रही है, कोई रिटर्न मैसेजेस हैं या वो किसी भी सूरत में कम्युनिकेशन की जा रही है, अगर आप उसको इंटरसेप्ट कर रहे हो और उसको सुन रहे हो, आप उसके लिए ऑथराइज नहीं हो, तो आप इस क्राइम को कमिट कर रहे हो। अब देखते हैं कि इसके ऊपर सेक्शन 19 जो है वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन करता है। क्या टेक्निकल फर्दर जो वर्ड्स हैं वो सेक्शन 19 एक्सप्लेन कर रहा है इस ऑफेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, या इस ऑफेंस के एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन 19 एक्सप्लेन करता है वो ये कहता है कि किसी भी किस्म की जो इंटरसेप्शन की जा रही है वो किसी न किसी टेक्निकल मींस के थ्रू की जा रही है, यानी कोई कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या कोई ऐसे स्पेशल डिज़ाइन प्रोग्राम्स हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं उस टॉक को सुनने के लिए। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है कि कोई भी ऐसा टेक्निकल जो सेटअप है उसको यूज़ किया गया इंटरसेप्शन के लिए। उसके बाद जिस इन्फॉर्मेशन को आप सुनना चाह रहे हो वो प्राइवेट है। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सेटअप को लगा रहे हो जिससे आप कोई रेडियो सिग्नल कैप्चर करके कोई रेडियो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो, तो वो एक पब्लिक ऑडियो होता है जिसको लोग सुनते हैं सिग्नल्स के थ्रू और वो प्रोग्राम्स को सुनते हैं, टॉक्स को सुनते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो पब्लिक है उसको इंटरसेप्ट करना जो है वो इस सेक्शन को कवर नहीं करता है, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जो प्राइवेट है इस चीज़ का होना, इस चीज़ को प्रूफ करना कोर्ट में ज़रूरी है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट है और उसको लॉ ने प्रोटेक्ट किया है कि उसको कोई और पर्सन नहीं सुन सकता है। ये इसका एक सेकंड एलिमेंट है। इसके बाद कि जी आप जो है वो ऑथराइज पर्सन नहीं थे उस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए और आपकी जो इंटेंशन थी उस इन्फॉर्मेशन को सुनने की वो मौजूद थी और आप एक नेगेटिव इंटेंशन के साथ उसको सुन रहे थे ताकि उस इन्फॉर्मेशन से आप बेनिफिट हो सके या आप उस पर्सन की जो प्राइवेसी है, उसकी जो डिग्निटी है, उसके ख़िलाफ़ आप कोई बात कर सकें इन फ्यूचर या उसको ब्लैकमेल कर सकें। आपकी अगर इस तरह की कोई इंटेंशन थी तो इस चीज़ को भी प्रूफ करना कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूशन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस पर्सन ने उस इन्फॉर्मेशन को सुना है वो गलती से नहीं सुना है, उसकी इंटेंशन थी उसको सुनना और उसको इन फ्यूचर नेगेटिवली यूज़ करना चाह रहा है। और इन ऑफेंसेस के लिए जो लॉ पनिशमेंट वो हमें बताता है कि 2 ईयर्स तक की जो इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख तक का फ़ाइन जो है वो कोर्ट्स ऐसे लोगों को कर सकती हैं जो किसी भी किस्म की ऐसी कम्युनिकेशन को सुन रही हैं जिसके लिए वो ऑथराइज्ड नहीं है। आइए इस कॉन्सेप्ट को अब एक केस लॉ की मदद से समझते हैं। ये जी एक केस है 2024 MLD 243। यहाँ पे हमना कैसर एक खातून हैं जिन्होंने चेयरमैन पेमरा के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल की जिसमें वो कहती हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट रिकॉर्ड हुआ और अपलोड हुआ जो उनकी प्राइवेसी के ख़िलाफ़ था। उनकी ऑडियोज़ और कुछ स्पेसिफ़िक ऐसी रिकॉर्डिंग जो है जो उनकी प्राइवेट थी उसको डिसमिनेट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। तो ऐसी तमाम वीडियो जो उनकी प्राइवेट हैं वो उनका अपना पर्सनल राइट है और उसको किसी भी तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ नहीं होना चाहिए और उसको पब्लिक को डिसमिनेट नहीं कर देना चाहिए। तो उनका ये क्लेम था कि ये उनकी प्राइवेसी का बिल्कुल ख़िलाफ़ एक एक्टिविटी है जो हो रही है और उनके जो पर्सनल रेपुटेशन है उस खातून की सोसाइटी के अंदर वो इंडल्ज हो रही है इस चीज़ के अंदर और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इस चीज़ से। तो अथॉरिटीज़ को चाहिए कि ऐसे कंटेंट को वहाँ से रिमूव करवा दिया जाए। तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उसको अपना टाइमली अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाई हैं, इसी वजह से पेमरा के ख़िलाफ़ उन्होंने ये केस हाई कोर्ट के अंदर दर्ज किया और ये कहा कि जो पेमरा है वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाया, इस वजह से जो उनको जो डैमेज कॉज हुआ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इसके ज़िम्मेदार जो है वो उसमें पेमरा है। और क्योंकि वो सोर्स नहीं मिल पाया जिस भी पर्सन ने वो कंटेंट शेयर किया गया, तो इनकी रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि ऐसे कंटेंट को फौरी तौर पे रिमूव कर दिया जाए जो किसी भी पर्सन की डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कोर्ट की क्या जजमेंट आई और क्या लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जो इस केस से हमें मिलते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है वो कोर्ट ने ये कहा कि जो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है किसी भी पर्सन की वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप किसी भी पर्सन की जो प्राइवेसी है उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जो कंटेंट जो किसी पर्सन का प्राइवेट है उसको पब्लिकली आप शेयर नहीं कर सकते हैं, वो इस सेक्शन के अंडर जो है वो डील किया जाएगा। इसके अलावा जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्रिंसिपल्स इस केस ने हमें बताए कि जब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्राइम के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्शन और इंटेंट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो कोर्ट ने कहा कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन सिर्फ साबित
इस तरह से प्रोसिक्यूशन कोई करना ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है, जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि सोर्स इज़ अननोन, यानी ऐसा कंटेंट जो अपलोड किया गया है उसकी हमें सोर्स ही नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। तो ये जानबूझ के जो उस सोर्स को हाइड किया जा रहा है, तो इसमें उस पर्सन की डिसऑनेस्ट इंटेंशन को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्वियस है कि किसी पर्सन ने कोई ऐसा कंटेंट अपलोड किया है जो नेगेटिव इंटेंशन के साथ अपलोड किया है ताकि उसको कोई ट्रैक ना कर सके। इस वजह से उसकी जो सोर्स है लोग उसको चेक नहीं कर पा रहे। जो सेकंड चीज़ इसके अंदर एक्सेप्शन दी है कि नो लॉफुल पर्पस, यानी कि कोई ऐसा क्राइम जो कमिट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक क्राइम है, वो ऑफेंस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो नेगेटिव है, तो वो किसी भी लॉफुल और लीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है। तो इस वजह से उसके अंदर जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी इस पॉइंट के ऊपर प्रूफ हो जाती है। और लास्टली जो एक मेजर प्रिंसिपल कोर्ट ने बहुत क्लैरिफाई किया वो ये है कि हम किसी केस में अगर कोई विक्टिम है तो उसको विक्टिम ही कंसीडर करेंगे, उसको एक्यूज्ड कंसीडर नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे कि ये नहीं माना जाएगा कि किसी पर्सन ने जानबूझ के अपना ही कंटेंट जो है वो इंटरनेट के ऊपर शेयर किया होगा और आप उसको विक्टिम की कैटेगरी से निकाल के एक्यूज बना लें कि इस पर्सन ने ही इस कंटेंट को डिसमिनेट किया। तो ये प्रिज्यूम बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। किसी पर्सन के खिलाफ कोई कंटेंट अपलोडेड है तो ये ऑब्वियस है कि वो किसी और अननोन पर्सन ने अपलोड किया है और इन अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है, पेमरा एंड अदर्स की, कि वो उस कंटेंट को रिमूव करें एज सुन एज पॉसिबल। तो ये कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेमरा को असाइन की यहाँ पे, और ये कहा कि इस तरह के जो एक्शंस हैं वो अगर परफॉर्म नहीं करती है ये अथॉरिटीज़ तो उनके खिलाफ जो रिक्वायर्ड डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। और इस तरह के कोई भी क्राइम्स पाकिस्तान के अंदर कमिट होते हैं तो इस तरह के तमाम क्राइम्स को फ़ौरन से फाइलें जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर ऐसे कोई भी कंटेंट जो पाकिस्तान से बाहर भी अपलोडेड हो गए हैं तो उन कंटेंट्स को भी फ़ौरन जो अथॉरिटीज़ हैं वो रिमूव करें यहाँ पे। इस तरह की जो एक साउंड जजमेंट है वो कोर्ट्स ने अनाउंस की, और जो किसी भी पर्सन की पर्सनल कंटेंट है उसके ख़िलाफ़ जो इदारे हैं गवर्नमेंट के उनको भी इस चीज़ के हवाले से ज़िम्मेदार ठहराया कि किस तरीके से उनकी भी कंट्रीब्यूटरी ज़िम्मेदारी है इस चीज़ के अंदर कि वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। इस वीडियो में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा। फर्दर जो क्राइम्स है उनको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।